अच्छा जी, अब हम जरा क्या कहते हैं, वापस चलते हैं और दो चीज़ों पर बात करेंगे। डूज एंड डोंट्स रहेगा बीएफडी के। ठीक है, जो बीएफडी के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और एक सीक्वेंस। पहले हम अपनी सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं और फिर डूज एंड डोंट्स डिस्कस करके सेशन को एंड करेंगे। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होगी, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा, सिर्फ सीक्वेंस से बात नहीं करेंगे, ये भी बात कर लेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप पहले पढ़ चुके हो कैफ सिक्स एमएफए में, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ताकि आपको इसमें भी आसानी हो जाए कि किस डेप्थ में जाना है। ठीक है जी। लेक्चर कंट्रोल शीट में इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बेफिक्र है। और जो ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, तो मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं, ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा और ये शीट भी शेयर कर दूंगा। ये मेरा अपना नंबर है, मैं इसी को इसी से ही सारी चीज़ें क्वेरीज वगैरह भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब आते हैं ज़रा क्या कहते हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये वो एरिया है जो आपने ऑलरेडी जो है ना क्या कहते हैं कैप्सिक्स एमएफए में पढ़ा हुआ है, मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इस बार एडवांस पे जाएगा। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसका एडवांस पढ़ेंगे, और इसके बाद जब ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो जाएगा, ठीक है जी, इसके मतलब हम लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हमें कुछ और टॉपिक्स की बात करनी है। जब ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके सब टॉपिक्स पे जाएंगे। सब टॉपिक्स क्या क्या हमारे हैं, सब टॉपिक्स में हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये वो एरिया है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ था कैप सिक्स एमएफए में। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन है, अगेन ये भी वो एरिया है जो आई डोंट थिंक कि हमने कैप सिक्स एमएफए में देखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल एरिया है, मगर मैं ये कहूँगा कि नया एरिया होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बढ़ेंगे कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग दो है हमारे पास। कैपिटल राशनिंग एक होगी सिंगल पीरियड, एक होगी सिंगल पीरियड के बाद मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। ये दोनों बिल्कुल नई चीजें हैं, ये आपने नहीं पढ़ी होंगी वहां पे। कहाँ पे, अपने कैफ सिक्स एमएफए में, या कैफ सेवन हो गया, बीआईए हो गया वो, खैर। अच्छा, इसके बाद लीज और कॉल। तो मैं साथ साथ मार्क भी करता रहता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ये आइडेंटिफाई करने में कि ये टॉपिक न्यू है या ओल्ड है। तो दिस इज, यस, ये आप कैफ सिक्स एमएफए में इसको देख चुके हैं लिमिटेड वर्जन में। ठीक है, या बीआईए कह सकते हैं आज के दौर में। ये न्यू है, ये न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, और लीजो बॉरो भी। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बैठा होता है कि हम शायद कैफ सिक्स एमएफए की अप्रोच से चल जाएंगे। नहीं, अप्रोच यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी अप्रोच। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम वैग बोलते हैं प्यार से, एंड रिलेटेड टॉपिक्स। रिलेटेड टॉपिक। अच्छा, वैग मुझे बताएं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी को याद आ रहा है क्या ये टॉपिक कैफ सिक्स एमएफए में था? थोड़ा पार्टिसिपेट भी तो करें ना जरा आप लोग। जी, क्या कहते हैं? ये बिल्कुल नया टॉपिक है। जवाब दें। जी जी, शाबाश, बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट करें ना जरा, कुछ लोग के जवाब आए मेरे पास। जो वैक का एरिया है वो आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जी, ऑलरेडी आप सबने पढ़ा हुआ है कैफ सिक्स एमएफए में। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि कैफ सिक्स एमएफए में पढ़ने के बावजूद यहाँ पे कैफ सिक्स एमएफए प्लस एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है कि एरिया इस बार मजीद भी आएगा, यानी कि कुछ मजीद चीज़ें होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी, वो भी इस बार आपको नजर आएंगी। अच्छा, फिर इसके अलावा वैक का एरिया होगा। ठीक है जी, मगर याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, आप बेफिक्र रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए। अच्छा, वैक के बाद हमारा एक नया टॉपिक होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ये बिल्कुल न्यू एरिया है। इसके बाद हम बात करेंगे पोर्टफोलियो थ्योरी। इसके बाद बात होगी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। जिस तरह एनपीवी होता है इस तरह एक नई चीज आएगी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एपीवी। और फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यहाँ भी अगर मैं मार्किंग कर दूं आपके लिए आसानी के लिए,
तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बिल्कुल नया टॉपिक है, पोर्टफोलियो थ्योरी बिल्कुल नया टॉपिक है, एडजस्टेड पोर्टफोलियो प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल न्यू टॉपिक है। हाँ, ये कैप्सिक एमएफए में आपने पढ़ा होगा, मगर ये भी एडवांस है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, देखें ये आइडिया हो रहा है आपको कि सिलेबस में क्या क्या चीजें पीछे से आ रही हैं और क्या क्या चीजें मजीद ऐड ऑन होती जा रही हैं, कुछ बात समझ आ रही है। लेकिन हर चीज आपको कराई जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है हम कैसे कराते हैं, ठीक है। और आप फीडबैक भी ले सकते हैं, जिन लोगों ने हमसे पढ़ लिया है उनसे आप पूछ भी लें कि भाई सर किस लेवल पे कवर कराते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, पास पेपर्स भी होते हैं, रीसेंट अटेम्प्ट भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। और उमेश ने भी जो आपको बातें बताई आपने सुनिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फिर एक टॉपिक आता है जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा टफेस्ट टॉपिक भी होता है, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एक्विजिशन। ठीक है जी, इसमें बिजनेस वैल्यूएशन आएगा, मर्जर एंड टेक ओवर आएगा। बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, बिजनेस की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन, आपने देखा जैज वाहिद को मर्ज किया गया कुछ टाइम पहले, तो उसका इसी तरह बैंक्स में बहुत ज़्यादा मर्जिंग होती है। सही है, वाइट फाइजर एक मर्जर है पुराना, फार्मास्यूटिकल्स में। सनोफी एवेंटिस जो कि अब चेंज हो गया है, वो कुछ और हो गया उसका नाम, वो भी खत्म हो गया, वरना पहले सनोफी एंड एवेंटिस वाज आल्सो अ मर्जर, सनोफी अलग था, एवेंटिस अलग था। तो बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। अच्छा, इसके बाद डी मर्जर। ये तीन एरियाज ऐसे हैं जो मैं कहूँगा बिल्कुल न्यू है, ये आपके पास कैफ सिक्स एमएफए में नहीं थे, न्यू। अब आप देख रहे हैं कैफ सिक्स एमएफए या उससे बहुत चेंज है अप्रोच। मैं वापस इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप उस अप्रोच से, उस स्टाइल से नहीं पढ़ सकते, आपका स्टाइल यहाँ बहुत चेंज होना चाहिए, ठीक है। पेपर की डिमांड डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं मेन जो एक हमारा एरिया होता है फॉरेक्स का। में हेजिंग आ जाती है, इसको मैंने तीन से में डिवाइड किया है। एक फॉरेक्स वन, फॉरेक्स वन जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं, फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं, एंड मनी मार्केट हेजिंग। ये आई थिंक कैफ सिक्स में आपने पढ़ा होगा। फिर हम पढ़ते हैं फॉरेक्स टू, जिसमें हम फ्यूचर्स और ऑप्शन से बात करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फिर हम पढ़ते हैं फॉरेक्स थ्री, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट की हेजिंग करते हैं। बात समझ आ रही, ठीक है जी। फिर ये जब हो जाएगा तो इसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो इसी के साथ ही पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस हमारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हर पिछला टॉपिक अगले को हेल्प करेगा, जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बातें सीखेंगे वो आपको वैक में हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। जो आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वैक दोनों में सीखेंगे वो आपको बिजनेस सॉल्यूशन में हेल्प करेगी, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अदर टॉपिक्स पे। अदर टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाती है डिविडेंड थ्योरीज। ठीक है, डिविडेंड थ्योरीज के नाम से बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। डिविडेंड ज़्यादा दें, कम दें, डिविडेंड नहीं दें, बहुत अच्छा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, क्योंकि डिविडेंड आपको प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस। के बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एक टॉपिक है जो कि बहुत अरसे से नहीं आया मगर आ सकता है। इसके अलावा लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क, अगेन ये भी काफ़ी टाइम से नहीं आया मगर आ सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे एक सवाल आया था 2024 में, तो लोग परेशान हो गए थे। ठीक है जी, इसको नोट कर लें, ठीक है। वालेकुम सलाम, इसको नोट कर लें, कोई सवाल है किसी का, कंफ्यूजन है, पूछ लें यार। बड़े खामोश खामोश लग रहे हैं मुझे आप लोग। यार आप अली अहमद जमील, आप मुझे इनबॉक्स कर देना, तो मैं आपको अप्रोच गाइड करूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हो, तो फिर आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। मगर जो बंदा फर्स्ट टाइम बीएफडी दे रहा है, एसबीएफ दे रहा है, उसके लिए मैं कहूँगा कि यही सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि हर पिछला टॉपिक अगले से वो है, अगले को वो करेगा, सपोर्ट करेगा। बट अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको स्पेसिफिक गाइड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आप कैप सिक्स एमएफए में देख चुके हो, ये न्यू। इसी तरह ये सारे टॉपिक जो हैं वो न्यू। कोई भी टॉपिक एमएफए में या कैप सेवन में नहीं है। ठीक है जी। कंट्रोल शीट बिल्कुल ऐसी ही है, आप इसको नोट कर लें, और कंट्रोल शीट चेक कर लें, कंट्रोल शीट बिल्कुल यही है, ये देखें, आपको दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल इसी सीक्वेंस से चल रही है कंट्रोल शीट। इन्वेस्टमेंट बेहतर चल रहा है शुरू से, अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोल शीट में, तो बिल्कुल सीखना है। आप देख, अच्छा ये दो कॉलम आपने भरने हैं भाई, एक्सेल में इसीलिए शेयर किया है। ये आप भरेंगे कॉलम, ये वाले, ये आप भरेंगे कॉलम, ताकि आपको पता चले। अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है। प्रोडक्शन टू बेसिक्स, फिर ये एडवांस आ गया, फिर सेंसिटिव रेलेवेंट कॉस्टिंग हमने बीच में कर डाल दिया, सेंसिटिव एनालिसिस आ गया, फिर एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन आ गया, कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग आ गया, लीड और बोरो आ गया, फिर वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल सी सीक्वेंस में चल रही है शीट, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको चीजें बताई। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जल्दी से डूज एंड डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएफडी के। यहाँ पे और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज यार। मेजोरिटी लोग मुझे पता है फर्स्ट टाइम वाले हैं, तो आप बेफिक्र हैं, आपको जो ये अप्रोच बताई जा रही है इससे इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। आपने यही सीक्वेंस फॉलो करनी है, जो सीक्वेंस कंट्रोल शीट में, वही सीक्वेंस पोर्टल में, वही सीक्वेंस मैंने यहाँ पे सामने लिख के दी आपके आसानी के लिए, लिख के दी। ओल्ड बुक चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ बीएफडी। जल्दी से यार ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं डूज पे। देखें यार, सबसे पहले जो डू है ना, वो ये, पेन का कलर चेंज करते हैं, चलें ग्रीन से लिखते हैं। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। क्या मतलब वो इसका, रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि ब्लैक से लिखते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक से लिखें, डिफरेंट कलर से लिखते हैं। रट्टा नहीं लगाना है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। पूरे बीएफडी में हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे रीजनिंग है, हर चीज के पीछे रैशनल है, रैशनल है। तो सबसे पहले तो आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। दूसरा आपने क्या करना है, टाइमली कवरेज ऑफ लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस पे हमारा एक अलग से फॉलोअप का पूरा प्रोसेस चलता है, पूरा रन चलता है। ठीक है, हर महीने की एक्टिविटी होती है, पर्सनली मैं खुद पढ़ता हूँ हर बंदे के कमेंट, जो बंदा, हर बंदे से हम पूछते हैं कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ, पहले उसके फीडबैक कलेक्ट किए जाते हैं, मैं उसे पढ़ता हूँ, उसकी बेसिस पे मैं उनको रेट करता हूँ कि किसकी क्या रेटिंग है परफॉर्मेंस वाइज, और उसकी बेसिस पे फिर मेरा एक स्पेसिफिक वॉइस नोट होता है, जो उस स्टूडेंट को फिर फॉरवर्ड किया जाता है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, ये पूरी एक्टिविटी डिटेल एक्टिविटी होती है। आप उन लोगों से फीडबैक ले सकते हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा हो। सुना है आपने कभी इस बारे में कि हमने जो है ना फॉरवर्ड लिया था? हम्म। तो आप देखें उसमें कि अगर आप टाइमली कवर करें तो मोटिवेशन उसके अंदर आपको दी जाएगी,
कि ठीक है जी आप इसको कंटिन्यू करो। और अगर आप टाइमली नहीं कवर कर रहे हैं, आप पीछे हो, तो फिर आपको रेक्टिफिकेशन के लिए समझाया जाएगा। बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है तो बाकायदा कॉल की जाएगी एडमिन की तरफ से। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि टाइमली लेक्चर बहुत ज़रूरी है। डूज ऑफ बीएफडी को अगर मैं बात करूँ तो दिस इज डूज, डोंट्स को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। डूज एंड डोंट से बात होगी ना, डूज यहाँ लिख दिए, टाइमली कवरेज ऑफ लेक्चर्स। तीसरे नंबर पर मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेगुलर टेस्ट है। मसला ये, हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं, एक आध टेस्ट होता है अच्छा सा, सही है ना, सब कहते हैं आज ही टेस्ट देंगे, मगर जब एक्चुअल टेस्ट का दिन आता है तो उस दिन जो है हम देख रहे होते हैं कि 2-4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, जो कि नहीं है यार। इतने माशाल्लाह हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हुए होते हैं, उसमें से अगर इतनी गिने चुने लोग टेस्ट देंगे तो मुझे बताएं क्या मकसद फौत नहीं हो जाएगा, फौत नहीं हो जाएगा। तो प्लीज़ यार देखें, टेस्ट को सीरियस लें। आई नो आप फन में फंसे होते हैं, आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है पेपर टेस्ट देने में, मगर देखें पेपर भी तो देना है ना। तो प्लीज़ देखें, डूज में ये है कि टेस्ट दें। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेक प्रॉपर रजिस्टर। रजिस्टर प्रॉपर बना लें और उसके बाद आप एक्सेल पे नहीं काम करें। देखिए एक्सेल तो आपके किसी काम का ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी वजह ये, एक्सेल तो पेपर में यूज ही नहीं हो रहा। पेपर में जो एक्सेल का वर्जन यूज हो रहा है वैसे ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। वहां तो F2 भी नहीं दबता यार, F2 भी नहीं दबता, बताओ। अगर F2 सही नहीं दबे, कंट्रोल V में प्रॉब्लम हो, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, तो यार वो एक्सेल किस काम का। आप उसमें एक धोखा खा जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जब एक्सेल पे पूरा साल काम कर लेते हैं और जब वो सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है, क्योंकि उनको तो खुला काम करने की आदत होती है। दूसरा, एक्सेल पे काम करने में प्रॉब्लम ये होता है कि रिवीजन करते हुए फॉर्मूले कहाँ लगे हुए हैं, किधर लगे हैं, बार बार आप चेक करो, आपको उस वक्त याद भी नहीं आ रहा था। तो नतीजतन होता क्या है, फिर आपको दूसरी ऑल्टरनेट अप्रोच पे जाना पड़ता है। यानी कि अगर कोई सवाल नहीं समझ आ रहा आपको एक्सेल देख के, तो फिर आप उसकी वीडियो देखते हो। अब एंड में आपका इतना टाइम नहीं होता कि आप वीडियो देखो। मैं चाहता हूं आप एक दफा जिंदगी में वीडियो देखो मेरी, एक दफा लेक्चर देखो, उसके बाद कभी आपको वो लेक्चर देखने की जरूरत ही ना पड़े। आपका जो रजिस्टर है ना, वो बोले, वो बोले, वो बोले, वो वीडियो ना बोले, रजिस्टर बोले, रजिस्टर बोले। मेरी बात समझ आ रही? तो मेक प्रॉपर रजिस्टर, ये आपने जो है ना क्या कहते हैं, काम करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती पे मैं बात करना चाहूंगा, जो लोग कर रहे होते हैं, पता नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताएं, जो लोग क्लास में मौजूद हैं ईमानदारी से बताइएगा। देखें ये आपका सेशन है, आपकी बेनिफिट के लिए सेशन है, ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए सेशन है। मुझे ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं अभी इस लाइव सेशन में जो सोल्यूशन एंड में रेफर करने के बजाय दरमियान में रेफर कर लेते हैं। कोई सवाल शुरू किया 15 मार्क का, 20 मार्क का, और जहां कहीं बीच में वजह हमने सोल्यूशन देख लिया, पूरा सवाल एंड तक नहीं लेके गए, बीच में सोल्यूशन देख लिया। ऐसा कितने लोग करते हैं, ईमानदारी से बताएं। देखिए कोई मसला नहीं, अपने साथ तो सिंसियर हो सकते हैं ना, प्लीज यार। मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा, ये आदत चेंज हो जाएगी, मगर अभी पहले मान तो लें कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से बताएं। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनसे भी मैं बोलूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ऐसा होता है कि हम सोल्यूशन दरमियान में रेफर कर लेते हैं? हम्म पूरा सॉल्व करने के तो हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए, हमें डर लगता है कि सवाल कट ना जाए, हमें डर लगता है कि पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, हमें डर लगता है कि वापस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम ज़ाया होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं भी दिया अभी मुझे लाइव में, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अभी भी काफ़ी लोग हैं, मगर जवाब सबने नहीं दिया है। हाँ देखते हैं, ये जो नहीं देखता वो बोलते नहीं देखता जी, मैं तो एंड तक मैंने में देखता हूँ सोल्यूशन, दरमियान में नहीं देखता। कोई अगर ऐसा है तो वो भी मेंशन कर दे यार। नहीं देखें प्लीज, बहुत अच्छी बात है ये, जो लोग एंड में देखते हैं बहुत अच्छी बात है। रेफर सॉल्यूशन एट द एंड, ये डोंट्स में ये एक बहुत बड़ा डोंट है कि आपने सॉल्यूशन को फौरन नहीं देखना यार, फंस जाओगे, फंस जाओगे। एंड में देखें, और जब आप एंड में रेफर करेंगे सॉल्यूशन, तो उसके बाद फिर आपको फौरन ही एक काम करना होगा, क्योंकि आप एंड में रेफर करेंगे तो एक बहुत अच्छा और तगड़ा मिस्टेक लॉग बन जाएगा। मिस्टेक लॉग समझते हैं? मिस्टेक लॉग समझते हैं? गलतियां एक जगह जमा हो जाएंगी, मगर ये उसी वक्त होगा जब आप गलती निकालेंगे अपनी। जब आप दरमियान में खुद से सॉल्व कर लेंगे तो गलती आइडेंटिफाई नहीं होगी। देखिए एक बात समझे, अगर आप मिस्टेक एंड में आइडेंटिफाई नहीं करते और सॉल्यूशन जो है वो दरमियान में देख लेते हैं, इससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, आप पेपर में बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, कहीं भी स्टक होते हैं।
तो बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपको आदत हो गई होती है कि जरा सी बेचैनी होगी तो मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन देख लूंगा, जरा सी बेचैनी होगी मैं सोल्यूशन देख लूंगा, जरा सी बेचैनी होगी मैं सोल्यूशन देख लूंगा। आप एंड तक का वेट नहीं करते, आखिर तक का वेट नहीं करते। तो पेपर में आपको इसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन होती है, डिस्कंफोर्ट होती है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, बात क्लियर है? तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि आप सोल्यूशन, अच्छा दूसरा नुकसान भी सुन लें। दूसरा नुकसान ये होता है पेपर में इस चीज़ से टाइम भी ज़ाया होता है। अभी तो आप अपना टाइम बचा लेते हो, पेपर में क्या होता है जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिखाता और आप एक जगह स्टक हो गए, तो यहाँ पे आप अपने काफी टाइम जाया करते हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जाया कर देते हो। ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है। क्योंकि आपको तो आदत होती है कि मुझे तो जब तक चीज नहीं समझ आएगी मैं तो आगे नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो यहाँ पे आगे समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो पेपर में ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे तो सोच खत्म हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सवाल तो गया। फिर वो अलग बात है, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद 8 मिनट बाद 7 मिनट बाद 15 मिनट बाद मुझे ख्याल आता है कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ अगले सवाल पे। नहीं, उसी सवाल में भी आप कोशिश करके हाथ पांव मार लेते हो, मगर इस हाथ पांव मारने में आपके 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट जाया हो चुके होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको उस वक्त इतनी बेचैनी हुई थी, इतनी तकलीफ हुई थी सोल्यूशन ना होने की वजह से कि आप सवाल आगे नहीं कर सके। क्या ऐसा है या नहीं? ईमानदारी से बताओ, हाथ रख के दिल पे। जो लोग लाइव में हैं, वो भी बताओ, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी बताओ, क्या अभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि पेपर में कहीं स्टक हुए और 5 मिनट बाद आपने वही सवाल शुरू कर दिया, मगर 5 मिनट 7 मिनट ब्रेक लग गया, पॉज आ गया, माइंड क्या कहते हैं, ब्रेन फेड हो गया, माइंड स्टक हो गया, मगर फिर जब हमने कोशिश की चलो कुछ ना कुछ हाथ पांव मार लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हाथ पांव मार ही लिया, पता नहीं था सही था हो रहा है नहीं हो रहा। अब आप ये अपना स्किल अभी क्रिएट कर लें कि हाथ पांव मारने वाला, कि हाँ यार कोई बात नहीं मैं स्टक होऊंगा, तो जो मुझे आता है मैं कर लूँ। इससे होगा क्या, मैं आपको अपने तजुर्बे की बेस बता रहा हूँ, अगर आप सोल्यूशन रेफर नहीं करते और एंड तक ले जाते हो, खींच देते हो सवाल को, और एंड में आगे अब आप चेक करते हो, तो 50% चांस होता है कि आपका आंसर गलत होगा, जो कि पहले ही होना था। और 50% मगर ये चांस भी होता है कि आपका आंसर सही हो जाए, यानी कि आपको लग रहा था गलत है मगर फिर भी आपने सवाल खींच दिया, ले गए आगे तक ले गए, उस एडजस्टमेंट को स्किप कर दिया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है सवाल बच जाता है यार, अनएक्सपेक्टेडली। तो उस पे जो मोटिवेशन होती है, आप कहते हो यार मैं तो अपने आप को बहुत बुरा समझता था, मैं तो अपने आप को बहुत खराब समझता था, मैं तो अपने आप को समझता था कि ये मेरा सवाल खराब हो जाएगा, ये सवाल तो काफी हद तक सही हो गया यार। तो वो आपको मोटिवेट करता है, मगर ये फीलिंग उसी वक्त आएगी, ये मोटिवेशन उसी वक्त आएगी जब आप अपने आप को टेस्ट तो करोगे, जब आप अपने आप को एंड तक तो लेके जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्लीज यार देखें, ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप मुझसे पढ़ें ना पढ़ें, मगर आप काइंडली यार ये जिंदगी में जहन में बिठा लें, चाहे इस पेपर की बात हो चाहे FA FR की बात हो, आपने यार सोल्यूशन एंड में रेफर करना है। ये मैं आपको बिल्कुल एक सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ, सही है ना, सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ, मुफ्त की एडवाइस है मगर बहुत महंगी और बहुत इफेक्टिव एडवाइस है। और मिस्टेक लॉग बनाए ताकि बार बार वो सवाल ना करना पड़े। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बार बार वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं 2 4 दफा, भाई एक दफा सवाल कर लिया, दैट्स ऑल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मिस्टेक लॉग बनाए, मिस्टेक्स को लिखें और अपने रजिस्टर को तगड़ा करें। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, और क्या करना चाहिए? हमने कहा कि दो बातें और हैं। एक तो ये कि रेफर एग्जामिनर कमेंट्स, कितने लोग एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, ईमानदारी से बता दें, वाकई पढ़ते हैं? इस टॉपिक पेपर की बात नहीं कर रहा, ये तो टॉपिक पेपर आपने अभी शुरू किया है, मैं बाकी पेपर की बात करूँ या कैफ लेवल की बात करूँ या CFEP लेवल की बात करूँ, कितने लोग वाकई ईमानदारी से बताएं कि वो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, यस और नो? पढ़ते हैं, चले बहुत अच्छी बात है। और यूशा ने कहा जी वो तो पढ़ते हैं। ऑडिट में पढ़ा था हसन आफ्ताब ने खाली। अली अहमद ने कहा जी पढ़ते हैं, ठीक है। यूजर कह रहे हैं नहीं पढ़ते। और बाकी लोग बताएं, शाबाश। देखें यार, पार्टिसिपेट करेंगे, आपके लिए सेशन है, मैं आपसे बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ग्रेड बच जाए, आपका रिजल्ट बच जाए यार। आगना कहते हैं लेटेस्ट रिटर्न का पढ़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड। HP कहते हैं नहीं पढ़ते। बिलाल कादिर कहते हैं जी पढ़ते हैं, ऑडिट में पढ़ी थी मगर शाहिद चंदा, बाकी चीज़ों में भी तो पढ़नी है ना लड़के। तो एग्जामिनर कमेंट्स को जरूर रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन वाइज बताया जाता है किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म किया गया, किस क्वेश्चन में खराब परफॉर्म किया गया, और ओवरऑल भी मैं समझता हूँ कि एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक ये बात हो गई। इसके बाद मैं कहूँगा कि आप अटेम्प्ट वाइज पेपर जरूर सॉल्व करें। टाइम, समझ टाइमर लगा
3 घंटा 15 मिनट का टाइमर लगा के आप अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करो, विद टाइम कॉन्स्टेंट, विद प्रॉपर टाइमिंग। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटेन प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी। मुझे पता है मुश्किल होती है, थ्योरेटिकल पेपर्स में भी थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो फिर भी बीएफडी है। मगर यार ये मैं आपको अपने मतलब यार देखें, ये सारी बातें वो हैं जो मेरा दुख है। अगर आप कोई एक चीज भी फॉलो नहीं करोगे ना डूज में से, तो मुझे बहुत दुख होगा, बीइंग अ टीचर बहुत दुख होगा। क्योंकि यार आप इतनी मेहनत से जाते हो, अटेम्प्ट वाइज पिछले 6 से 8 अटेम्प्ट कम से कम, इतनी मेहनत से जाओ और कुछ चीजें आप छोड़ के चले जाओ तो अफसोस होता है। हाफ कुक नहीं जाना है, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं जाना है। मेरी बात समझ आ रही है? डोंट्स पे बात कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। डोंट्स क्या क्या है हमारे पास, इसी को उल्टा कर देते हैं कि लोग रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। टाइमली कवरिंग ऑफ लेक्चर की पेंडिंग लेक्चर्स, अगर आप पेंडिंग लेक्चर्स कर रहे हैं तो ये बुरी बात है। स्किप करें टेस्ट, बहुत बुरी बात है। अवॉइडिंग अवॉइडिंग रजिस्टर, अवॉइडिंग रजिस्टर एंड 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 वर्क ऑन एक्सेल। ये डोंट्स में आ रहा है कि एक्सेल पे, जैसे उमेश ने भी कहा यार काम नहीं करो आप लोग, यार फंस जाओगे। सॉफ्टवेयर पे कर लो, सॉफ्टवेयर के एक्सेल पे कर लो। जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं वो दूसरी बार सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर लें, मगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे तो गुजारिश यही होती है कि यार आपको रिस्क ना लो। आप आई कैप सॉफ्टवेयर पे करो, रजिस्टर पे बनाओ, फिर आई कैप सॉफ्टवेयर पे ले जाओ। सोल्यूशन टू दी एंड, ये इसका डोंट डोंट अगर आप नहीं करते हो तो इसका मतलब है रेफर सोल्यूशन बिफोर, रेफर सोल्यूशन बिफोर एंडिंग, बिफोर कंप्लीशन। ये डोंट्स, ये नहीं करना, ये नहीं करना आपने यार। इग्नोरिंग मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को देखो। यार एक बात मुझे बताओ, ये बात मैं आज आपसे कर रहा हूँ, ये बात मैं अक्सर उन लोगों से कर रहा होता हूँ जो पे पोस्ट रिलेटेड सेशन आता है। प्लीज देखना, मैं इससे रिलेटेड बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप मुझे बताओ, एक बंदे के रिजल्ट आते हैं ना तो मार्क्स बताते हैं, एक बंदे के मार्क्स आए लेट से 40। तो 40 मार्क्स अगर आए तो 40 मार्क्स प्रॉब्लम है? नहीं, 40 मार्क्स प्रॉब्लम नहीं है, पता है आपको। 40 मार्क्स तो मिल गए ना उसको यार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो 60 मार्क्स हैं जो उसके गलत हुए। वो 60 मार्क्स हैं जो वो गलत हुए हैं। वो 60 मार्क्स की गलतियां हैं जिसकी वजह से उसका पेपर पास नहीं हुआ। 40 मार्क्स तो उसको मिल गए, वो तो मिले मार्क्स उसको यार। क्या मतलब? वो इस बात का मतलब ये हुआ कि 60 मार्क्स उसने खोए पेपर में। अगर वो 60 की जगह सिर्फ 10 कम खोता, यानी कि 50 खोता मार्क्स, 10 कम खोता, तो फिर वो क्या हो जाता, पास हो जाता। नहीं समझे? देखो जो सही हो रहा है वो तो सही होता रहेगा, जो गड़बड़ हो रही है उसको पकड़ना है ना, जो गलतियां हो रही है उसको पकड़ना। मैं ये नहीं कह रहा सारी गलतियां जीरो हो जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। उमेश के भी 100 में से मार्क्स मार्क्स 100 मार्क्स नहीं आए होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट के भी हाईएस्ट होंगे, मगर 100 नहीं होंगे कि मैं बोलूँ 100 के 100 होंगे। नहीं, कुछ ना कुछ गलती इंसान कर ही लेता है, कर ही लेता है। मगर आप मेरी बात समझे कि यार उन गलतियों को डॉक्यूमेंट तो करे, नोट तो करे, पता तो चले वो गलतियां हैं क्या, ताकि फिर आपका सारा का सारा फोकस उन गलतियों को रेक्टिफाई करने में निकले। ठीक है, थ्योरी को हमने मेमोराइज नहीं करना। थ्योरी से रिलेटेड मैंने वीडियो में बात की हुई है कि थ्योरी को पहले समझना है, समझ के अपने वर्ड में लिखना है, और फिर अपने वर्ड में जब आप लिख लोगे तो वहां से याद करना है। लंबा काम है, मगर क्या करें, पेपर निकालने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। शॉर्टकट्स नहीं है यार जिंदगी में, इतने शॉर्टकट्स नहीं है जितने हमें लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जामिनर कमेंट्स को। अगर कोई स्किप कर रहा है तो वो गलत कर रहा है भाई, ऐसा नहीं करना है आपको।
ठीक है जी। ये डोंट है, डोंट में जानबूझ के डे डोंट लिखने की जरूरत नहीं है, उल्टा ही कर दिया उसको, मगर सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए कि देखो वापस से ये सारी बातें हो रही हैं। अटेम्प वाइज पेपर सॉल्व करने हैं। अच्छा ये बड़ा मसला होता है, बच्चे एंड में कहते हैं सर टाइम ही नहीं बचा, कोर्स ही इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके हमने खत्म किया, हमारी तो फर्म चल रही थी, लेटरिंग चल रही थी। मगर ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी स्पीड भी बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस भी खुलेगा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। ये मैं आपको तजुर्बे की बेस से बता रहा हूँ कि ये आपने लाजमी करना है, कुछ भी करके कोर्स जल्दी खत्म करें और अटेम्प वाइज पेपर्स पे जाए। नॉट होल्डिंग अटेम्प वाइज पेपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटन प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी को ओनली कवर, ओनली कवर थ्योरी मॉडल। अगर ये कोई कर रहा है तो बोलो। कुछ बात समझ आई आपको? बीएफडी मुश्किल नहीं है, मगर कैफ सिक्स एमएफए वाली अप्रोच से नहीं सॉल्व कर सकते, एक्सेल पे सॉल्व नहीं कर सकते। इन बातों का हमें ख्याल रखना होगा जो हमने डिस्कस की, जो उमेश ने आपको बताई। अच्छा जी, कुछ आपके सवालात हैं? फ्रीक्वेंटली वेदर वी नीड टू मेक फिजिकल रजिस्टर, यस। व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स, स्टार्ट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, स्टार्ट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस 1 मंथ फॉर एग्जाम्स। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस को आप आखिर के महीने, 2 महीने, 1.5 महीने कम से कम लग के करेंगे। लेक्चर प्लानर एंड पीरियोडिक फॉलो इस पे बात हो गई, ये मैंने आपको सिखा भी दिया है कि मंथली एक्टिविटी होती है। एक्सपेक्टेड डेट जो है 24 अप्रैल लग दी मैंने एज पर प्लानर। बुक जो है वो एडमिन से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, एडमिन का नंबर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एडमिन से कनेक्ट करा दूंगा। ठीक है जी, लास्ट कोई और सवाल आपका है तो पूछें। टेस्ट अभी नहीं होंगे, रिजल्ट के बाद होंगे इंशाल्लाह, रिजल्ट हो जाएगा फिर करेंगे इंशाल्लाह। मार्किंग भी इंशाल्लाह कुछ करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, मगर मैंने कहा ना, अनफॉर्चुनेटली बच्चे इतना ख़राब रिस्पॉन्स देते हैं टेस्ट का, तो हमारा दिल ही नहीं चाहता फिर यार। मगर बहरहाल जो लोग सीरियस है, इंटरेस्टेड है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ टाइमली चीज़ें कवर करें, ताकि लेक्चर जो है वो भी टाइमली कवर हो और टेस्ट भी हो जाए। और कोई सवाल? बाकी ये नंबर मेरा मौजूद है, आपको कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हो यार। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि यार आपका बीएफडी किसी तरीके से इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए यार, इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए। वेदान उसका इंशाल्लाह बताते हैं यार, अभी ना वो कंफर्म नहीं है, इंशाल्लाह करते हैं उसको। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाकी यार आप लोगों से गुजारिश है, आपको अगर ये मेरी अप्रोच समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो यार आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलें, यहाँ तक रखते हैं। बाकी ग्रुप पे मैं कर दूंगा इंशाल्लाह डिस्कस। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग यार, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। आखिर में बस एक लास्ट बात करके मैं एंड करूंगा। देखें यार, मैं जितनी मेहनत कर लूँ आपके साथ, आप जितनी मेहनत कर लें खुद से, हमें इस बात का पक्का यकीन होना चाहिए, पक्का यकीन होना चाहिए कि, जो कि है भी हमें यकीन, मगर पक्का मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना कोई भी काम नहीं होता। यानी कि इस पेपर को पास करने के लिए हम जो मेहनत करें वो तो करेंगे, मगर साथ साथ अल्लाह ताला की मर्जी भी शामिल होना चाहिए। तो अल्लाह ताला की मर्जी को शामिल कैसे किया जाए? हम्म तो उसके लिए ये है कि यार आप दुआ करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के कह लें, रिक्वेस्ट करें, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ, और अपने लिए खाली दुआ ना करें, और लोगों के लिए भी दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त में कब कबूल हो जाए। तो प्लीज़ इस बात को मैं वापस कहूँगा कि कंसिडर करिएगा। ठीक है? और दिल बर्दाश्त नहीं होना। आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला तो सुनने वाला है, मगर ये कि मेहनत भी करनी है, दुआ भी करनी है। ठीक है जी, चलें, यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह टच में रहेंगे। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट विल बी शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।